हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायरी पे। हाल हमने यूनिट एंड मेज़रमेंट को कंप्लीट किया। उसके बहुत सारे थ्योरीज़ और कंसेप्चुअल चीज़ों को देखा, नए नए तरीके सीखे मेज़रमेंट के, और भी सिग्निफिकेंट फिगर एरर, गलतियाँ होती क्या है, किस तरह की गलतियाँ हो सकती है, सिग्निफिकेंट फिगर के बहुत सारे रूल्स को समझा, और डायमेंशन फार्मूला लिखने के तरीके भी सीखे। आज उन्हीं चीज़ों पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना? मज़ा आने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, हर एक एमसीक्यू आपका थ्योरी को रिकैप करेगा, है ना? इसीलिए ज़रूरी है आप थ्योरी पे और मजबूती पकड़ बना सकें, कंसेप्ट पे और मजबूती से पकड़ बना सके। इसलिए ज़रूरी है एमसीक्यू को कवर करना, इसलिए ज़रूरी होता है क्वेश्चंस को डील करना, प्रॉब्लम्स को डील करना, है ना? देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एलोन। तो हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट था, CGS, FPS, MKS, SI। तो यहाँ वही सवाल है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, उन सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो सिर्फ मास, लेंथ, टाइम पे आधारित नहीं होता है। आपने देखा था CGS में 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके चला जाता है, तो उस बेसिस में उसके 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम, ये हो गया फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम, ये हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। तो इन तीनों में ही मास, लेंथ और टाइम को लेकर के ही सिर्फ बात हो रहा है। लेकिन जो SI था, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 7 फंडामेंटल यूनिट्स को लेकर बात होती थी। यानी यही वो सिस्टम है जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे आधारित है, बेस्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इन इन चारों में से कौन सा सही होगा? SI, है ना? SI वो सिस्टम है जो सिर्फ मास, लेंथ और टाइम, सिर्फ मास, लेंथ, टाइम पे आधारित नहीं होता है ना? क्या क्या होता है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, था ना? सो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है SI, ऑप्शन 1। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस? सेकंड क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा क्वांटिटी यूनिटलेस है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट। इन चारों में से कौन सा क्वांटिटी यूनिटलेस है? यूनिटलेस कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 पे हमें क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब आपको पता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिस्टेंस और इनमें से डिस्प्लेसमेंट की जो रेस्पेक्ट पे उस फिजिकल क्वांटिटी का चेंजेस। ओके, हम चेंज को दिखाने के लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम चेंज को किसके रेस्पेक्ट पे दिखा रहे हैं? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट पे। अगर टाइम के रेस्पेक्ट पे दिखाते तो d/dt लिखते। ओके, ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, है ना? ये यूनरी ऑपरेटर होता है, यानी कोई एक फंक्शन पे ये काम करता है, जैसे प्लस, माइनस, इंटू, डिवीजन, दिस आर बाइनरी ऑपरेटर। इसके लिए कोई 2 फंक्शन का होना जरूरी होता है ना? लेकिन ये यूनरी ऑपरेटर होता है जो एक ही फंक्शन पे काम करता है, और ये क्या चीज़ को दिखाता है? स्मॉल चेंज को दिखाता है, स्मॉल चेंज। ओके, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी change in velocity with respect to displacement. Okay, now the second option is pressure gradient and dp by dx. इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ p with respect to x, इस तरह से पढ़ा जाता है। now displacement gradient means derivative of x with respect to s, displacement gradient। डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाया जाता है, कोई बात नहीं, x से भी, s से भी, किसी से भी दिखा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज फोर्स ग्रेडियंट, डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू x। आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सा यूनिटलेस होगा? देखिए, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। आप इतने चीज़ों पे मत चाहिए, आप इतना देखिए, ये वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी को हम लोग डिकोड करें तो ये क्या निकलेगा? यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट। चलिए, डिस्प्लेसमेंट कैंसिल होता है, लेकिन टाइम तो बच गया। तो इसके चलते इसका कुछ ना कुछ तो यूनिट होना है, तो क्या होगा? सेकंड, dp/dx। अगेन दिस इज प्रेशर, प्रेशर मीन्स द फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू ma, एक्सलेशन इज इक्वल टू
वेलोसिटी बाय टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कटेगा, लेकिन मास रह गया, एरिया रह गया, टाइम रह गया, या तो टाइम का स्क्वायर हो जाना है फिर, है ना। तो यहाँ भी आपको यूनिट लेस तो नहीं मिल रहा है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, ये यूनिट लेस हो गया, कटने के बाद यूनिट लेस हो जाएगा, यहाँ और कोई फिजिकल क्वांटिटी बच नहीं रहा है। फिर फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तो फिजिकल क्वांटिटी फिर भी बच जाएगा ना। ओके, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट इज यूनिटलेस. Now the next question, the fundamental unit which has same power in dimensional formula of surface tension and coefficient of viscosity. क्वेश्चन में कहा क्या है, क्या पूछा है कि फंडामेंटल यूनिट which has same power in dimensional formula of surface tension and coefficient of viscosity. coefficient of viscosity और surface tension इन दोनों के डायमेंशन फार्मूले पे वो कौन सा फंडामेंटल यूनिट है जिसका पावर सेम है। तो इसके लिए हमें सरफेस टेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला को देखना होगा। सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय T, डिनोटेड बाय T, एंड T इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये होता है सरफेस टेंशन का फार्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, एंड दिस इज F upon A into velocity gradient. Okay. Now, what is the dimension of surface tension? सरफेस टेंशन का अगर हम डायमेंशन देखने जाएं तो फोर्स क्या होता है भाई, M1 L1 T -2, एंड L है तो L1। तो इस तरह से फाइनल जो आया M1 L0 T -2। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का देखिए, फोर्स का हो गया M1 L1 T -2, एरिया हो गया L का स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी के लिए होगा L T -1 और यहाँ होगा L, ये L ऐसे कैंसिल हो जाना है, यहाँ L स्क्वायर है, यहाँ L का पावर 1 है। तो M1 L ऊपर जाना है तो -1 हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद, ये ऊपर जाना है तो T का पावर -1 हो जाना है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1। ओके, तो आप क्या देखते हैं इन दोनों के डायमेंशन पे, कौन से फंडामेंटल यूनिट के पावर सेम है मास के। ओके, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन 1 मास। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइक्रोन होता क्या है, मीन्स 1 माइक्रोमीटर, ये होता है 10⁻⁻6 मीटर, टू 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर ये क्या होना है, 10⁻⁹ मीटर। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो 10⁻⁶ और इंटू +9 मीटर कैंसिल होना है, तो 10⁻⁻6 + 9 यानी 10/3। ओके, सो विच इज करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इनमें से कौन सा वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं जिनके टर्म पे हम टेम्परेचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। टेम्परेचर है क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी है क्या? नहीं ना, वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन किन के टर्म्स पे? तो एक किन्हीं के टर्म्स से हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इज फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं वो किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर किसी दूसरे कोई भी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजर सिस्टम ऑफ यूनिट।
द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन MKS यूनिट इज, तो हमें दिया हुआ है वुड का डेंसिटी, जिसका डेंसिटी है 0.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सीजे सिस्टम पे। तो अगर उसको मैं MKS यूनिट पे लिखूं तो क्या हो जाना है, 500, 5, 0.5 या 5000? आप बताइए। चलिए क्या हो जाना है, देखिए हमें दिया हुआ है CGS में डेंसिटी वुड का कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या सीसी लिखा हुआ था ना, तो सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखा हुआ था ऐसे 0.5 ग्राम सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसको किस में चेंज करूँगा, MKS में। ओके देखिए CGS में मास का होता है ग्राम और लेंथ का होता है सेंटीमीटर, तो ग्राम और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ क्या लाना है, मीटर लाना है। MKS में मीटर होगा लेंथ में और किलोग्राम होगा मास में, तो हमें यहाँ पर लाना है किलोग्राम और यहाँ लाना है हमें मीटर। तो 0.5 इंटू 1 ग्राम इक्वल टू 1000, 1/1000 kg। ओके और देखिए सेंटीमीटर क्यूबिक तो नीचे है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर, है ना, इसका क्यूब। ओके तो 0.5 इंटू यहाँ हो जाना 1/1000 इंटू यहाँ 2 जीरो है, अगर मैं 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, क्यूब है ना, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएगा और मीटर क्यूब। अब मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 1/1000 इंटू, अगर मैं इसको इंटू पे लाऊंगा तो ये ऊपर चले जाना है, 2 2 4 2 6, तो यहाँ 3 0 कैंसिल हुआ। अच्छा मैं 0.5 को लिख सकता हूँ 5/10, तो यहाँ 1 0 कट जाना है, तो क्या बचा 5 और यहाँ 100, यानी 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। 500 इज द आंसर इन MKS। डेंसिटी क्या हो जाना है, 500 हो जाना है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इनमें से कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है, माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर, लूनर मंथ, पैरालैक्टिक सेकेंड, कौन सा लगता है आपको, आप बताइए। चलिए माइक्रो सेकेंड, ये तो है माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ टाइम। लीप ईयर भी है, 1 लीप ईयर इक्वल टू, लीप ईयर जानते हैं ना आप क्या होता है, लीप ईयर होता है जो 4 साल में एक बार आता है ना, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, 366 डेज होता है ना, तो डेज इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम, तो लीप ईयर भी टाइम का ही यूनिट है। लूनर मंथ ये भी तो है टाइम का यूनिट। पैरालैक्टिक सेकंड, या दिस इज द कंफ्यूजिंग थिंग्स। पैरालैक्टिक सेकंड, जब हम सेकंड देखते हैं तो हमें लगता है कि ये टाइम का यूनिट है, नहीं, लेकिन आपने पढ़ा था, पार्सेक पढ़ा था, जो कि आपने डिस्टेंस का प्रैक्टिकल यूनिट में पढ़ा था, लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट में। तो पैरालैक्टिक सेकंड जो होता है ये होता है यूनिट ऑफ लेंथ, नॉट टाइम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नहीं पूछा ना कि नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, तो यही है, टाइम का यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, देखिए मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी एंड मीटर। तो मिलीमीटर क्या होता है ना, मिलीमीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में, देन हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू ऐसे 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर है ना, फिर 10 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 मिलीमीटर, है ना, तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो हम लोग कह सकते हैं 10 बेस 3 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 बेस 3 मिलीमीटर, देन 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 बेस -3 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम आपने पढ़ा था, 1 एंगस्ट्रोम होता है 10 बेस -10 मीटर। फिर आपने पढ़ा था फर्मी, तो 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है, 1 फर्मी मीटर अगर हम लोग बात करें मीटर में, 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10 बेस -15 मीटर और 1 मीटर। आप बताइए इन तीनों में से कौन सबसे छोटा है, 10 बेस -10 मीटर, 10 बेस -15 मीटर
या 10⁻³ मीटर या फिर 1 मीटर, 10⁻15 मीटर, यही सबसे छोटा है। तो दिस इज द फर्मी। ओके, सो व्हिच इज करेक्ट? 1 फर्मी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट अमंग ऑल दिस ऑप्शंस। ओके, व्हिच रिलेशन इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा रिलेशन गलत है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, सही है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, सही है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये होता है ना। अगर आप इसको याद नहीं रख पाते हैं ना, सिंपल याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कुलम, है ना। अगर यहाँ पर वोल्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो यहाँ जूल हो जाएगा, कुलम हटा दीजिएगा, है ना। तो ये होता है। अगर मैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन का बात करूँ तो मेगा मतलब होता है कितना? मेगा मतलब होता है 10⁻6, है ना। मेगा का मतलब होता है 10⁻6, किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो अब अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इसके पावर ऐड हो जाना है। तो यहाँ -19 + 6 कितना हो जाएगा? 10⁻13 जूल। तो यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, ये बात भी सही है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4, उसमें लिखा हुआ था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ये बात तो गलत है, क्योंकि डाइन जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन, स्मॉलर देन न्यूटन। ओके, और हमने जो पढ़ा था वो क्या था, आपको ये सवाल सॉल्व करने दिए थे, तो उसमें आपने निकाला होगा 1 डाइन इक्वल टू होता है 10⁻5 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁻5 डाइन, ये होता है ना। यानी 1,00,000 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है तो गलत है। सो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। ओके, विच ऑफ द रिलेशन इज रॉन्ग? ऑप्शन 4। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, अब बताइए, पैरालैक्टिक सेकेंड ना। पार्सेक मीन्स पैरालैक्टिक सेकेंड, किसका यूनिट है? ये यूनिट है टाइम का, डिस्टेंस का, फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, किसका? डिस्टेंस का। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। हमें रेशियो निकालना है, किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन का। चलिए देखते हैं। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो होता है, आपने ये रिलेशन तो देखा होगा, E इक्वल टू H न्यू। तो यहाँ से H जो होता है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। H इक्वल टू क्या हो जाना है? E/न्यू। अब E का जो डायमेंशन था वो था m1L2T-2, और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स 1/T, 1 टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा T⁻⁻1। तो इस तरह से m1L2 और T-1, ये हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। और हमें बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I इक्वल टू mr², बस इसको ऐसे याद रखिए mr²। हालांकि अलग अलग जो शेप के ऑब्जेक्ट होते हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग होते हैं, मैंने हम किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, लेकिन इसका एक फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया मास और हो गया डिस्टेंस, ये हो गया। अब इन दोनों का रेशियो हमें पूछा है, प्लैंक्स कांस्टेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, टी यहाँ क्या है? 0 है, तो ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, बढ़िया से लिखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन, रेशियो का डायमेंशन क्या होगा? m1L2T-1 और यहाँ m1L2T0, है ना। m1 L2 L2 करिए, यहाँ T0 है, ये तो ऐसे ही गायब था, तो T⁻⁻1 यानी 1/T। 1/T किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, सॉरी फार्मूला है, तो यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हुआ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ which one is the vector and other is scalar having the same dimensional formula r। बोला है कि ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, हर एक ऑप्शन में दो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, उनमें से एक वेक्टर है और दूसरा स्केलर है, और दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फार्मूला है सेम है। तो पहला होगा वेक्टर, दूसरा होगा स्केलर, है ना, और दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होना है। देखिए वर्क एंड एनर्जी, ये दोनों का डायमेंशन सेम होता है, लेकिन ये दोनों ही स्केलर है,
है ना, वेक्टर और स्केलर तो है नहीं। टॉर्क एंड वर्क डन, टॉर्क है वेक्टर और वर्क डन है स्केलर, तो ये ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आया और डिस्टेंस आया, यानी हम बोल सकते हैं एफ इंटू एस। और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो भी होता है एफ इंटू एस। तो यानी दोनों का डायमेंशन तो सेम आएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो है ना। लेकिन फार्मूला थोड़ा सा अंतर है, ये होता है आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे टॉर्क, टॉर्क का जो फार्मूला होता है। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। बाद बाकी भी देख लेते हैं, इम्पल्स एंड मोमेंटम होता नहीं है, पावर एंड प्रेशर इसमें भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? देखिए, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, and omega is 2 pi nu, 2 pi is dimensionless, and 4 nu 1 upon t, यानी m1 m0 l0 t minus 1, ये हो गया डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशंस। इन पेयर्स में से दो दो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, यानी जोड़े में दिया हुआ है हर एक ऑप्शन में, इनमें से कौन सा पेयर सेम डायमेंशंस नहीं रखता है? टेंशन एंड सरफेस टेंशन। टेंशन देखिए, टेंशन है क्या कि कोई स्ट्रिंग के सहारे जब आप किसी लोड को देंगे, किसी जैसे कोई पत्थर बांध दिए एक धागे पे और आपने उसको झुला दिया, तो उस स्ट्रिंग में माने उस धागे पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन इज द फोर्स, एंड सरफेस टेंशन यू नो दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो इन दोनों का डायमेंशन तो सेम नहीं होना है, क्योंकि ये फोर्स है और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स बाय लेंथ है, तो एक लेंथ तो ऐसे ही घट जा रहा है ना इसमें, इसके फोर्स में। सिंपल समझिए, ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो दोनों के फॉर्मूले जब अलग हो जा रहे हैं, इसमें ये हो रहा है फोर्स और ये हो रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसके डायमेंशन तो अलग होंगे ही। स्ट्रेस प्रेशर दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, एंगल स्ट्रेन इनके तो डायमेंशन ही नहीं होते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ द मेथड of dimensional analysis can be used to derive which of the physical following relations। ये तीन तो रिलेशन जो है, चौथा है नॉन ऑफ एबव। क्वेश्चन ये है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते थे, उसका एप्लीकेशन आपने पढ़ा था कि हम लोग नए फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं, हम लोग उसका करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, पढ़े थे ना ये सब। तो यहाँ पूछा है कि हम लोग कौन से फिजिकल रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके, है ना। तो यहाँ आपको ना वो लिमिटेशन याद करना चाहिए। लिमिटेशन में आपने पढ़ा था, ये जो ऑप्शन दिया देखिए, एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना इसमें, e⁻⁻ तो कहीं भी अगर एक्सपोनेंशियल रिलेशन हमें डिराइव करना होगा तो वो डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल हम करके नहीं कर सकते। यहाँ देखिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, अगेन हम लोग इसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, इस तरह के फंक्शन को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके रिलेशन नहीं बना सकते। अगेन हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? इसको भी हम लोग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम लोग प्रोडक्टिव टाइप फिजिकल रिलेशन को ही डिराइव कर सकते हैं। ये तो एडिटिव टाइप है, तो इसको भी हम लोग नहीं कर सकते डिराइव। तो कौन सा होगा? नॉन ऑफ एबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशंस ऑफ फोर्स। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन नहीं होंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, वेट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो पहले जो सब थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए वेट। वेट क्या हो गया? एक तरह का फोर्स हो गया ना, पृथ्वी कितना फोर्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट को अपने और अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज वेट। तो एक तरह का फोर्स है, वेट इज अ फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगेन हियर फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, तो ये भी तो फोर्स का डायमेंशन है, ये भी फोर्स का डायमेंशन है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट मीन्स हो गया dE/dx। इस पर थोड़ा बात करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट और एनर्जी ग्रेडियंट। एनर्जी ग्रेडियंट मीन्स हो गया dE/dx, है ना। एंड यू नो दैट एनर्जी इज अ टाइप
is a capability of doing work, and here the x. Okay, now work is force into displacement and here is the displacement इकट्ठा तो आया फोर्स, यानी जो एनर्जी ग्रेडियंट है ये तो अल्टीमेटली फोर्स को दिखा रहा है। बात कर लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन डी वी बाई डी एक्स, ये पोटेंशियल को बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को। ओके, पोटेंशियल, यू नो दैट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, चाहे वो किसी भी तरह का पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या फिर ऐसी पोटेंशियल एनर्जी हो ना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बोलना गलत होगा। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े होंगे, विद्युत विभव, इसमें आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। तो यहाँ अगर हम लोग डब्ल्यू अपॉन क्यू लिखें अपॉन एक्स इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, इसको इधर लिखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड क्यू इंटू एक्स। तो एक्स एक्स खड़ा तो यहाँ फोर्स अपॉन क्यू बचा, तो यहाँ फोर्स तो आ रहा है लेकिन साथ साथ क्यू भी आ रहा है, तो ये जो डी वी बाई डी एक्स है ये फोर्स का डायमेंशन नहीं है। So which is the correct option? Potential gradient. Now question number 17. Which of the following is incorrect statement? कौन सा incorrect है? A dimensionally correct equation may be correct. जो dimensionally correct equation होते हैं वो सही होते हैं, मतलब जो dimensionally सही होते हैं वो सही हो सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, जो इक्वेशन डायमेंशनली सही होते हैं वे गलत हो सकते हैं। रिमेंबर, बातों को आप ध्यान दीजिएगा, टर्म को ध्यान दीजिएगा, हो सकते हैं, होगा ऐसा नहीं बोला है ना। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, जो डायमेंशनली सही होते हैं वो गलत हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, जो डायमेंशनली गलत होते हैं वो सही हो सकते हैं। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज करेक्ट, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है इक्वेशन वो सही होगा, सॉरी सही नहीं होगा, है ना। तो आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही है, माने इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर? मुझे तो ये लग रहा है ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। भाई जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो करेक्ट कैसे होगा, है ना बात। जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो करेक्ट हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसलिए मे बी, है ना। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, हाँ इनकरेक्ट हो सकता है लेकिन करेक्ट भी तो हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो सही ही है। लेकिन थर्ड ऑप्शन आपको हजम हो रहा है, जो इनकरेक्ट है डायमेंशनली वो करेक्ट हो सकता है, नहीं ऑप्शन ही नहीं है, वो करेक्ट होगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ यूनिट, माने एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आप एक ले लीजिए, एंगल ले लीजिए, एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते, तो बोल रहा है उसका यूनिट भी नहीं होगा, नेवर हैज़ यूनिट, नहीं भाई होता है, एंगल का यूनिट तो होता है, रेडियन स्टेरेडियन होता है ना, ठीक है। हाँ स्ट्रेन का नहीं होता है ना, तो नेवर हैज़ यूनिट हम नहीं बोल सकते क्योंकि एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है। ऑलवेज हैज़ यूनिट, हमेशा उसका यूनिट होगा। मे हैव यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट, बोल रहा उसका यूनिट हो सकता है, मे हैव यूनिट, हाँ हो सकता है, जैसे एंगल हो गया। डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है कि डायमेंशनलेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्ट्रेन एंगल ये सब कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट तो करेगा। ये ऑप्शन भी सही है, मैंने ऑप्शन नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, नेवर हैज़ यूनिट। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन तो गलत है, मतलब स्टेटमेंट गलत है। ऑलवेज हैज़ यूनिट, हमेशा यूनिट होगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेवर हैज़ यूनिट, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यूनिट हो सकता है। ऑलवेज हैज़ यूनिट नहीं, हमेशा नहीं होगा, हमेशा होगा ये भी जरूरी नहीं है। स्ट्रेन है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो करता है, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? मे हैव यूनिट, हाँ उसका यूनिट हो सकता है, जैसे एंगल का यूनिट हो सकता है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और उसका यूनिट भी हो सकता है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ ये यूनिटलेस क्वांटिटी, जो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बोल रहा है। ऑलवेज हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशन, बोलता है उसका हमेशा नॉन जीरो डायमेंशन होता है, यानी उसका डायमेंशन कुछ ना कुछ होगा, यानी m का पावर, l का पावर, t का पावर कुछ ना कुछ होगा। नेवर हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशन,
उसका कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑलवेज हैज़ जीरो डायमेंशन, नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब ऑलवेज हैज़ जीरो डायमेंशन। मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन यानी उसका नॉन जीरो डायमेंशन हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? आप एग्जांपल लीजिए, एक यूनिटलेस क्वांटिटी लीजिए जैसे स्ट्रेन, है ना, ये यूनिटलेस है, इसको कोई यूनिट नहीं होता। अगर उसका यूनिट नहीं होता तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? कर तो रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत है। ऑलवेज हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशन बोलता है उसका हमेशा नॉन जीरो डायमेंशन होगा, ये बात तो गलत है ना। तो ये भी बात गलत है कि उसका नॉन जीरो डायमेंशन हमेशा होगा, ऐसा थोड़ी है। स्ट्रेन का यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। उसके बाद यहाँ नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन, उसका कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगा, यानी ऑलवेज हैज़ जीरो डायमेंशन, यानी हमेशा जीरो डायमेंशन होगा। हाँ, एक यूनिटलेस जो क्वांटिटी होता है जैसे स्ट्रेन, उसका हमेशा ही नॉन जीरो माने जीरो डायमेंशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। आगे और नहीं जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है? ऑल डिराइव्ड क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, कि जितने भी डिराइव क्वांटिटी हैं उसको हम लोग बेस क्वांटिटी के टर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात तो सही है। ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, एक बेस क्वांटिटी जो है जैसे टेम्परेचर थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया, वहाँ बोल रहा है उसको कभी भी हम लोग बेस क्वांटिटी के टर्म पे डायमेंशनली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बात भी सही है। द डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज़ नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी, बोल रहा है जो डिराइव क्वांटिटी होगा वो कभी भी बोलता है जीरो नहीं होगा, उसका बेस क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसे बात है क्या? हम लोगों ने तो देखा, एंगल को देखा, स्ट्रेन को देखा, दोज आर डिराइव क्वांटिटी, है ना। लेकिन बोल रहा है उसका जो है बेस क्वांटिटी है यानी मास, लैंड, टाइम और एक्सेट्रा जो है ये सब कभी भी जीरो नहीं हो सकता बोल रहा है, लेकिन जीरो तो हो रहा है ना। यानी ये जो ऑप्शन है ये गलत है, माने ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत हुआ, ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत है। आगे देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी यानी बेस क्वांटिटी का जो डायमेंशन है बेस क्वांटिटी पर हमेशा जीरो होगा। यानी अगर मास को हम लोग लेंथ और टाइम पे लिखने जाएं तो लेंथ और टाइम क्या होगा, जीरो जीरो होगा। लेंथ को मैं मास और टाइम पे लिखने जाऊँ तो क्या होगा, मास और टाइम पे जीरो जीरो होगा। वही चीज़ बोला है कि डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी, यानी मास का मास में नहीं देखेंगे, मास का लेंथ, टाइम, टेम्परेचर ये सब में देखेंगे तो हमेशा जीरो होगा। मास का अदर बेस क्वांटिटी में अगर हम लिखने जाएंगे तो, है ना। तो ये भी सही ऑप्शन है, माने स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो यहाँ हमने 20 MCQs को कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें फिर से हम लोग 20 to 30 MCQ को कवर करेंगे और इस तरह से 3 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का MCQs को कवर करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।